Hello, my dear and near student, अस्सलाम वालेकुम। एक और टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर हो हस्ब वादा। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिटेल में नेचर ऑफ बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज खसूसन, तो उन प्रॉपर्टीज पर स्ट्रक्चर का और बॉन्ड का असर क्या होता है। अगर बॉन्ड कोवेलेंट है, आयोनिक है या मेटालिक है, तो फिर प्रॉपर्टीज क्या होंगी। और अगर ये बॉन्ड वो वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस है, तो फिर प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है। इसके अलावा स्ट्रक्चर अगर डायमंड का टेट्राहेड्रल है, तो कौन सी प्रॉपर्टीज है, और अगर ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल है, तो फिर ये प्रॉपर्टीज कैसी तब्दील होती है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि कंपाउंड के स्ट्रक्चर और बॉन्ड के नेचर का प्रॉपर्टीज के साथ गहरा ताल्लुक है। जब स्ट्रक्चर चेंज होता है, बॉन्ड का नेचर चेंज होता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज में चेंजेस जरूर आती है। तो चलो चलते हैं आगे और हेडिंग पढ़ते हैं फैक्टर्स, वजूहात, विच डिटरमाइन, जो हमें मालूम करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। वो कौन सी वजूहात है, वो कौन से फैक्टर्स है, वो कौन से अवामिल है जिसकी वजह से हम कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इन कंपाउंड्स की ये प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो तीन फैक्टर्स है बुनियादी तौर पर। उसमें से एक है टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, कि कौन से पार्टिकल से ये कंपाउंड या ये सब्सटेंस बना है। ठीक है, वो नीचे डिटेल में है। नंबर 2, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। इन पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग है या वीक है, केमिकल बॉन्ड है या सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस है। एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, और इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी है। स्ट्रेट लाइन है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल है, लेयर्स फॉर्म में है, या थ्री डायमेंशनल फॉर्म में है, नेटवर्क फॉर्म में है। तो ये सब चीजें प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स को मुतासिर करती है, अफेक्ट करती है। ठीक है, तो सबसे पहले वाला टाइप्स ऑफ पार्टिकल की बात कर रहे हैं हम। टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, एक कंपाउंड अगर हमें दिया गया है तो एक खास पार्टिकल्स का बना होता है। असल में दो चीजें होती है। एक कंपाउंड्स के अंदर होता है नेचर ऑफ पार्टिकल्स, नेचर ऑफ पार्टिकल्स, कि ये कंपाउंड या सब्सटेंस कौन से जर्रात से बना है। एटम्स है, आयंस है, फार्मूला यूनिट्स है, या मॉलिक्यूल्स है। और दूसरा बाइंडिंग फोर्स, ये दो इंतहाई जरूरी है। बाइंडिंग फोर्स, इन पार्टिकल्स के दरमियान जुड़े रखने वाला, एक साथ रखने वाला फोर्स कौन सा है, वो स्ट्रांग है या वीक है, कोवेलेंट बॉन्ड है, आयोनिक है, मेटालिक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइपोल डाइपोल फोर्स है। तो ये दो फैक्टर्स इंतहाई अहम है। स्ट्रक्चर भी एक रोल प्ले करता है, उसके साथ भी फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी करती है, चेंज करती है, लेकिन ये दोनों इंतहाई अहम है। अब से इसमें से सबसे पहला है टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, नेचर ऑफ पार्टिकल, कि ये कंपाउंड कौन से पार्टिकल्स से बना है। द पार्टिकल्स में बी आयंस, आया ये कंपाउंड अपोजिट आयन से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। ये तीन किस्म के जरात होते हैं। या तो अपोजिट आयन से बना है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। या एटम से बना है, जैसे ग्रेफाइट है, डायमंड है। इस तरह मॉलिक्यूल से बना है, जैसे आइस है, वाटर मॉलिक्यूल से बनी होती है आइस। एग्जांपल की तरफ हम जाते हैं। एग्जांपल है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड विच इज कॉमन साल्ट। तो सोडियम क्लोराइड, इट इज कंपोज्ड ऑफ आयंस। इसमें नेचर ऑफ पार्टिकल क्या है, वो आयंस है। और आयंस जो है अपोजिटली चार्ज आयंस है। एक है सोडियम आयन जिसको हम कैटायन बोलते हैं, और एक है क्लोराइड आयन जिसको हम एनायन बोलते हैं। तो इसमें नेचर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, आयंस है। सोडियम क्लोराइड इज कंपोज्ड ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस व्हिच आर सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। सो
By knowing the nature of these particles, now we can predict the properties of this sodium chloride compound. As this compound is composed of ions, and we know that, हम जानते हैं कि जहां पर भी फ्री मोमेंट ऑफ आइंस हो, या इलेक्ट्रॉन का आजादाना हरकत हो, या चार्जेस का आजादाना हरकत हो, तो उसी से करंट गुजर जा सकती है. These substances can pass electric current. Electricity can be passed through them. अब अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो द आयंस आर नॉट फ्री टू मूव. स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस है, आयोनिक बॉन्ड है. ठीक है, यहां पर नेचर ऑफ पोर्स है आयोनिक बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो पार्टिकल्स कांट मूव फ्रीली. ये पार्टिकल सोडियम आयन, क्लोराइड आयन आजादाना हरकत नहीं कर सकती. सो इन द सॉलिड स्टेट दीज विल बी गुड, दीज विल बी बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, पार्टिकल्स क्लोजली अरेंज होंगे, मास ज्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा, तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी. तो इन नेचर से, नेचर ऑफ पार्टिकल से आयंस है, बाइंडिंग फोर्स आयोनिक बॉन्ड है. इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में से ये करंट नहीं गुजार सकता, बैड कंडक्टर है. स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड की वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी. इसके अलावा इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी और ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा. इट विल बी प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन. अब ये है कि इट इज कंपोज्ड ऑफ आयंस, सो इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इक्वस सोल्यूशन एंड मोल्टन स्टेट. पहले तो मैंने बताया कि सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर है. इक्वस सोल्यूशन, अगर हम सोडियम क्लोराइड को पानी में डालते हैं, उसका आबी महलूल बनाते हैं, पानी पोलर है और ये आयोनिक है, तो दोनों लाइक है. और सॉल्युबिलिटी के लिए एक जनरल फार्मूला है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक. पोलर कंपाउंड्स कैन बी डिसॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट्स. ये तो आयोनिक है, आयोनिक पोलर में हल हो सकते हैं. तो इसका इक्वस सोल्यूशन में ये आयोनाइज होगा. जो जब आयोनाइज होगा तो फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस होगी, उससे करंट गुजारी जा सकती है. मोल्टन स्टेट, पिघला हुआ हालत, जब हम NaCl को हीट करते हैं तो 801 डिग्री सी इसकी मेल्टिंग पॉइंट है. 801 डिग्री सी पर ये मोल्टन स्टेट में चेंज होगा. मोल्टन स्टेट में देन आयंस कैन मूव फ्रीली. कैटायंस और एनायंस आजादाना हरकत कर सकती है, तो इट विल बी गुड कंडक्टर. तो ये प्रॉपर्टीज हमने डिटेक्ट किए नेचर ऑफ पार्टिकल से और बाइंडिंग फोर्स से. अब आते हैं स्ट्रेंथ की तरफ. स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स. आयोनिक बॉन्ड, जो पार्टिकल्स कंपाउंड के बनाने में मौजूद होते हैं, जिन पार्टिकल्स से कंपाउंड्स बना होता है, ठीक है, उन पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स, बाइंडिंग फोर्स का, ये जो बाइंडिंग फोर्स है जो पार्टिकल्स को बाइंड करते हैं, बांधते हैं, वो स्ट्रांग है या वीक है. तो बाइंडिंग फोर्स या तो आयोनिक बॉन्ड होता है, या कोवेलेंट बॉन्ड शराकती बॉन्ड होता है, या मेटालिक बॉन्ड होता है, और या वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, जैसा कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पिछली वीडियोस इस चैप्टर में मौजूद है, आप बैक जाके उसे चेक कर सकते हैं. या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो वीक फोर्सेस है. तो ये फोर्सेस हो सकते हैं. अब हम आते हैं, द स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, अगर पार्टिकल्स के दरमियान बॉन्ड, कनेक्शन, अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, द हाइयर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो उस कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी. जैसा कि यहां पर सोडियम क्लोराइड के दरमियान, इन पार्टिकल्स सोडियम आयन और क्लोराइड के दरमियान एक स्ट्रांग अट्रैक्शन है, आयोनिक बॉन्ड है. तो इस स्ट्रांग फोर्स को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी, ज्यादा हीट दरकार होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी. इस तरह इसकी हार्डनेस, स्ट्रांग बॉन्ड की वजह से इसमें हार्डनेस ज्यादा होगी, सख्तपन ज्यादा होगी. तो मैंने पहले भी कहा कि आयोनिक कंपाउंड्स कांट एग्जिस्ट इन द लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट. अब यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, और वो एग्जांपल है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का. आप सोडियम क्लोराइड दोबारा भी ले सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की वजह से. सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एक्चुअली सिलिकॉन डाइऑक्साइड मोनोमर फॉर्म में नहीं होता, ये पॉलीमर शेप में होता है. होल एन, एन मींस एनी नंबर ऑफ SiO2 स्मॉल यूनिट्स और मॉलिक्यूल्स. अब ऐसा है कि सिलिकॉन ग्रुप 14 का मेंबर है, और ग्रुप 4A, सब ग्रुप 4A.
ग्रुप 14 का मेंबर अगर है तो 14 से वो 10 ग्रुप्स ट्रांजिशन की माइनस करे, 14 माइनस 10 4 आ जाएगा, तो इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर 4a लिखते हैं आप तो फिर तो डायरेक्टली 4a है जो लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। सिलिकॉन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये 4 बॉन्ड बना सकता है। इसके साथ क्या अटैच है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। एक यहां शेयर करेगा, एक 2 यहां हो गई, 2 यहां, 5 और ये 1 6। इस तरह एक और ऑक्सीजन, उसके साथ हर एक ऑक्सीजन के साथ लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ये हमने ऑक्सीजन ड्रॉ की आपकी आसानी की खातिर, ये वाला। अब सिलिकॉन एक इलेक्ट्रॉन इस राइट साइड वाली ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से शेयर करता है, तो यहां पर एक बॉन्ड बनाता है, सिंगल कोवेलेंट। टॉप वाली ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, यहां पर एक बॉन्ड बनाता है। लेफ्ट साइड वाली ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, वहां पर बॉन्ड बनाता है। बॉटम वाली ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, वहां पर भी एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। सो सिलिकॉन इज अटैच्ड टू 4 ऑक्सीजन एटम्स। Each silicon is surrounded by 4 oxygens. Each silicon is in the center of 4 oxygens. अब सिलिकॉन का शेल तो कंप्लीट हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन अपने हैं, 4 ऑक्सीजन वाले काउंट करें, 8 होंगे, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं है। इसके 6 इलेक्ट्रॉन अपने हैं, 2 3 4 5 6, ये एक सिलिकॉन वाला काउंट करे, 7 हो गई। तो ये इस साइड पे सिलिकॉन के साथ मजीद एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो ये ऑक्सीजन ऊपर भी बॉन्ड बनाएगा, ये वाला, ये लेफ्ट वाला यहां पर बॉन्ड बनाएगा, ये बॉटम वाला इधर बॉन्ड बनाएगा, और ये राइट वाला उधर बॉन्ड बनाएगा। तो ये सिलसिला जारी रहेगा और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक पॉलीमर बनेगा। तो ये एक इंटरलॉक स्ट्रक्चर होगा, इसमें 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है और स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। तो क्लोज पैकिंग की वजह से और स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग में क्यों बोलता हूं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, लेकिन ऑक्सीजन और सिलिकॉन की साइज छोटे है। सिलिकॉन का तो लिटिल बिट बड़ा है, लेकिन ऑक्सीजन का छोटा है। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर क्लोज टू द न्यूक्लियाई। शरीक शुदा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक है, और वो न्यूक्लियस ये शरीक शुदा इलेक्ट्रॉन जोड़े स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इस वजह से सिलिकॉन डाइऑक्साइड की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटीज, इस तरह हार्डनेस ये ज्यादा होगी। तो इस बॉन्डिंग की वजह से हमने प्रॉपर्टीज डिटरमाइन की कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है। दूसरे एग्जांपल की तरफ आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाला एग्जांपल है, ये मोनोमर स्टेट में होता है, SiO2 और CO2। सिलिकॉन और ऑक्सीजन दोनों ग्रुप 14 में है, दोनों ग्रुप 4a में है। सॉरी, ये सिलिकॉन ये है, और कार्बन की मैं बात कर रहा हूं। कार्बन दोनों एक ग्रुप में है, दोनों 14 ग्रुप में है, दोनों ग्रुप 4a में है, दोनों के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन वो पॉलीमर बनाता है। पॉली मींस मेनी, मर्ज मीन पार्ट्स। बहुत सारी यूनिट सिलिकॉन डाइऑक्साइड के मिलकर एक ह्यूज स्ट्रक्चर बनाता है, इसको पॉलीमर कहती है। और ये मोनोमर सिंगल मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहां पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है, वहां सिलिकॉन ऑक्सीजन नहीं बना सकता। ये क्यों बना सकता है? इसके कार्बन की साइज छोटी है। तो हाइब्रिडाइजेशन आपने तो नहीं पढ़ी है, बाद में पढ़ेंगे। इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग हो सकता है और सिलिकॉन में साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं हो सकता। यह सिंपली इतना ही आपकी 9th के लिए काफी है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज, और कार्बन के मुकाबले में सिलिकॉन की साइज बड़ी है, तो वो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, 4 डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। तो ये मोनोमर फॉर्म में है, सिंगल यूनिट। अब आते हैं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है, तो ये पार्शियल नेगेटिव होगा, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। इसमें पोलरिटी है, तो पोलरिटी के एक तो 2 बातें हम डिस्कस करेंगे। एक तो डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। दूसरी तरफ ये मॉलिक्यूल पोलर है। जब पोलर है तो इसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होंगी, इस तरफ भी एग्जिस्ट करेगी, यहां पर भी, और ये यहां पर भी, उधर भी, इधर भी। तो इस वजह से कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज इसकी भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरी फैक्टर की तरफ, जो एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रॉपर्टी डिटर्मिनेशन के लिए, और वो है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स तो
NaCl में भी सोडियम आयन क्लोराइड आयन है, यहाँ पर भी सिलिकॉन ऑक्सीजन है, वहां पर भी बॉन्ड है, यहाँ पर भी बॉन्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। लेकिन अब अरेंजमेंट कैसा होता है, ये पार्टिकल कैसे अरेंज होते हैं? तो अरेंजमेंट में भी स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल, लीनियर स्ट्रक्चर उसको कहते हैं। इट में बी टू डायमेंशनल, फ्लैट शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इट में बी इन थ्री डायमेंशंस। तो आते हैं इसकी तरफ। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स में बी इन प्लेन्स। प्लेन्स टू डायमेंशनल अरेंजमेंट को कहते हैं और ये पॉलीमर स्ट्रक्चर बनाता है। पॉली मीन्स मेनी, मर्ज मीन पार्ट्स। मेनी पार्ट्स कंबाइन होकर एक ह्यूज मॉलिक्यूल बनाते हैं। द अरेंजमेंट में बी इन लेयर्स। ये लेयर शक्ल में भी होता है, जिस तरह ग्रेफाइट एग्जांपल लिया गया है। ग्रेफाइट में लेयर्स की शक्ल में है। और थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट भी हो सकता है, जिसको नेटवर्क अरेंजमेंट हम भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसका मिसाल है डायमंड। मतलब डायमंड में कार्बन पार्टिकल थ्री डायमेंशनली अरेंज है, ग्रेफाइट में टू डायमेंशनली लेयर शक्ल में है, और पॉलीमर्स में प्लेन्स की शक्ल में होते हैं। तो अब आते हैं ग्रेफाइट की तरफ सबसे पहले। तो यहां पर ग्रेफाइट में क्या है? लेयर्स। ग्रेफाइट एक्चुअली अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बनाता है, और ये दूसरा हेक्सागोनल अरेंजमेंट है। क्योंकि कार्बन तो 1 मोल होते हैं, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो ये डायमंड, और ये हमने एलोट्रोप्स में डिटेल से ये टॉपिक पढ़ा है, डायमंड वाला, ग्रेफाइट वाला, बकीबाल्स वाला, वहां से आप पिक कर सकते हैं। तो यहां पर अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है। हेक्सागोनल अरेंजमेंट है और लेयर शक्ल में है। लेयर, एक लेयर और दूसरी लेयर के दरमियान थोड़ा सा फासला भी है। ये एक लेयर हो गया, ये दूसरा। हर एक में हेक्सागोनल कार्बन अरेंजमेंट होती है। टू डायमेंशनल अरेंजमेंट, इसमें दो सिमत में होती है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कार्बन एटम्स अरेंज होते हैं, लेयर्स बनाते हैं। जैसे कि ये अपर लेयर है, ये लोअर लेयर है। These layers can slide over each other. ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर लुढ़क सकते हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, अपनी प्लेस चेंज कर सकते हैं। They can move very slowly but can move. तो इस तरह जब ग्रेफाइट है, इस वजह से इसकी सॉफ्टनेस है, क्योंकि मोमेंट ऑफ लेयर्स इसमें है। लो मेल्टिंग पॉइंट है इसका, क्योंकि एक लेयर और दूसरे के दरमियान ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। पार्टिकल के दरमियान वीक फोर्सेस होते हैं, लेयर्स के दरमियान। इसको ब्रेक करना आसान होता है, तो वो ग्रेफाइट की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होती है और ये सॉफ्ट होता है। पेंसिल जिस पर हम लिखते हैं, ये ग्रेफाइट है। ड्राई सेल के अंदर जो ब्लैक रॉड होता है, वो ग्रेफाइट है। अब आते हैं डायमंड की तरफ। ये एक दूसरा इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है। डायमंड हैज थ्री डायमेंशनल नेटवर्क अरेंजमेंट ऑफ कार्बन। इसमें कार्बन थ्री डायमेंशनली अरेंज होती है। थ्री डायमेंशनल का मतलब है कि एक्स एक्सिस में भी अरेंज है, ये एक कार्बन है, तो एक्स एक्सिस में भी अरेंज है, वाई एक्सिस में भी अरेंज है, और जेड एक्सिस में भी। एक कार्बन मजीद 4 कार्बन के साथ जुड़ा होता है। अब इस कार्बन की तो 4 बॉन्ड पूरे हैं, लेकिन इसका एक बॉन्ड है, तो ये दूसरा बनाएगा, तीसरा बनाएगा, और बैक साइड पे चौथा भी बनाएगा। इस कार्बन का एक बॉन्ड है इधर, तो ये यहाँ पर दूसरा भी बनाएगा, यहाँ पर तीसरा भी बनाएगा, और यहाँ बैक साइड पे चौथा भी बनाएगा। इसका एक बॉन्ड है, तो ये दूसरा भी बनाएगा इधर, ये इधर तीसरा भी बनाएगा, और बैक साइड पे चौथा भी बनाएगा। तो इस तरह एक नेटवर्क आ जाता है डायमंड में। तो ये नेटवर्क स्ट्रक्चर है इसी वजह से। और ये कार्बन स्पेसिफिक पोजीशन ऑक्युपाई करते हैं, टेट्राहेड्रल शेप है, इंटरलॉक स्ट्रक्चर है, तो इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई डायमंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज, एंड इट इज नोन एज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द होल वर्ल्ड। सारी दुनिया में अब तक जो मजबूत और स्ट्रांग और हार्ड सब्सटेंस है, वो डायमंड है। और ये इसकी और अशकाल भी है जो ज्वेलरी में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा हम आते हैं मेटल्स की तरफ। मेटल तो आप पीरियोडिक टेबल से ही जानते होंगे कि मेटल्स के एटम्स के अंदर जो स्ट्रांग बॉन्ड होता है, वो मेटालिक बॉन्ड होता है। मेटल एटम्स आर कनेक्टेड बाय मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड्स इसमें होता है, और आपको पता है कि मेटालिक बॉन्ड एक स्ट्रांग बॉन्ड है, और इसी मेटालिक बॉन्ड की वजह से इसके ये हार्ड होते हैं। सॉफ्ट मेटल जिनकी साइज बड़ी होती है, जैसे कि अल्कली मेटल, वो सॉफ्ट भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली मेटल्स आर हार्ड।
एक्सेप्ट अल्कली मेटल विच आर सॉफ्ट। तो ये हार्ड होते हैं, और जब चीजें हार्ड होती है तो उनके पार्टिकल के दरमियान स्ट्रांग अट्रैक्शन होती है। इस स्ट्रांग अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हाई टेम्परेचर, हाई एनर्जी की जरूरत होती है। तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। इस तरह उसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो फ्री मूवमेंट करते हैं, तो वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं मेटल्स। इसके अलावा वो मिलिएबल होते हैं। वो एटम्स जो है वो मेटालिक बॉन्ड की वजह से एटम स्लाइड कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज या हथौड़े से मारते हैं तो मेटल्स की एक और कैरेक्टर ये है कि वो मिलिएबल होते हैं, वरक पजीर होते हैं, डक्टाइल होते हैं, तार पजीर होते हैं, सागरस होते हैं। जब हम हथौड़े से मारते हैं तो एक रिंगिंग तरतराहट वाली आवाज पैदा करती है। इस तरह सानोरस होते हैं और लस्ट्रस होते हैं। इसके अंदर एक मखसूस चमक होती है जब ये प्योर फॉर्म में होते हैं। तो स्टूडेंट्स, दीज वर ऑल अबाउट, ये एक टॉपिक था, डिटेल टॉपिक था कि प्रॉपर्टीज के ऊपर स्ट्रक्चर का क्या असर है, और नेचर ऑफ बॉन्डिंग का क्या असर है, और नेचर ऑफ पार्टिकल की क्या असर है, कि कौन कौन से जर्रात इस कंपाउंड में शामिल है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और इन पार्टिकल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा है, वीक है या स्ट्रांग है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है और ये अफेक्ट करती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट particular substance. Thanks a lot for watching this video.